आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। पिछले 2 साल तक भारत समेत पूरी दुनिया कोविड महामारी से परेशान रही। हालांकि एक के बाद एक 3 लहरों के बाद कोरोना वायरस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जो एक वायरल बुखार की तरह ही रह गया है। कोरोना वायरस के इस तरह कमजोर पड़ने की खुशी अभी दुनिया मना भी नहीं पाई थी कि अब भारत समेत 80 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। हालांकि कोविड महामारी की तरह मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हवा से फैलता है, बल्कि संक्रमित मरीजों के छूने से ही ये बीमारी एक दूसरे में फैलती है। ऐसे में हमें मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लोकनायक के अंदर बाहर जैसे सन्नाटा नहीं है। वहां दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिलने का शोर है। लक्षण मिलने के बाद हाल ही में जिसे लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, अस्पताल में दाखिले के बाद डॉक्टरों ने 31 साल के मरीज का नमूना जांच के लिए पुणे में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा, जहां हुई जांच में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई है। जब ये एडमिट हुआ था तो इसका फीवर का हिस्ट्री था और स्किन में रैशेज थे। टिपिकल जो मंकी पॉक्स का जो लीजन होता है स्किन का, वो लीजन था। तो इसके वजह से हमने इसका जो सैंपल था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा था, जो कि आज पॉजिटिव आया है। और अभी जो पेशेंट है बिल्कुल स्टेबल है, पल्स, ब्लड प्रेशर, उसके वाइटल पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं और रिकवर हो रहा है पेशेंट्स। दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले मरीज को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ताकि संक्रमण उससे होते हुए अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों तक न पहुंचे, जो किसी दूसरी बीमारी का इलाज करवाने वहां आए हैं। ये एक वायरल डिजीज है, कोविड से अलग वायरस है। मंकी पॉक्स का जो वायरस है ये डीएनए वायरस है। वो आपने देखा होगा कि जो कोविड का वायरस है वो आरएनए वायरस है। तो ये जो वायरस है, इसका जो दूसरे वायरस है इस श्रेणी के, जैसे कि चिकन पॉक्स का वायरस है, स्मॉल पॉक्स का वायरस है, उस श्रेणी का ये वायरस है जो कि स्किन को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। कोविड में प्राइमरीली लंग्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था। मंकी पॉक्स में भी तेज बुखार के साथ शरीर पर जगह जगह फोड़े फफोले निकल आते हैं। यही वजह है कि मंकी पॉक्स के मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर पहले से अस्वस्थ रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के संपर्क में पहले से गंभीर रूप से बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आ जाएं। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता मंकी पॉक्स के खतरे को आपसे दूर कर सकती है। कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन ही इस संकट से बचने की 100% गारंटी है। पर इसको लेके पैनिक नहीं होना है, आपको सावधानी बरतनी है। महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यदि आप मास्क का प्रयोग करते हैं, यदि आप जो संक्रमित व्यक्ति है उससे आप 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं और आप इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इससे बच सकते हैं। यही वजह रही कि एलएनजेपी में अपना इलाज करवा रहे मरीज के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया गया। मंकी पॉक्स के संक्रमण से जूझ रहे मरीज के संपर्क में आए 13 लोगों को 21 दिन के लिए दिल्ली के पश्चिमी जिला प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। इनमें मरीज के दोस्तों के अलावा शुरुआत में उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्स भी शामिल हैं, जो अपने घरों में ही आइसोलेटेड हैं। दिल्ली में मिले संक्रमित व्यक्ति की विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उसने हाल ही में घरेलू यात्रा की थी। मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज अपने 3 दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गया था, जहां से लौटने के बाद उसे बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने निकलने लगे, जिस पर उसे सरकारी अस्पताल भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से उस व्यक्ति के संपर्क में ज्यादातर लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। क्योंकि 2 दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। ऐसा करने की वजह मंकी पॉक्स का 80 से ज्यादा देशों में फैलना है, जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ भी अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें दिल्ली के अलावा केरल के भी 3 मरीज शामिल हैं। केरल और दिल्ली के बाद तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भी एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हैदराबाद के सरकारी फीवर अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज 6 जुलाई को कुवैत से लौटा था। स्वदेश से लौटने के 14 दिन के बाद यानी कि 20 जुलाई को उसे बुखार आया और फिर 2 से 3 दिन के अंदर उसके शरीर पर दाने आने लगे, जिस पर सरकारी महकमे की तरफ से मरीज के नमूने को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। Didn't identify a single case, but yesterday we have identified a case and that yet to confirm. Now we have sent the samples to Pune Virology Lab and as well as we are also testing in our Gandhi Hospital. By tonight or tomorrow we'll come to know whether it is monkeypox or not. But whatever it is, but the government is fully prepared and the machinery is geared up. We have procured the testing kits and we have prepared the hospital also. Will there be increase in screening at the airport after this suspected? So for that we are requesting Government of India, it's a central subject. So particularly people coming from African countries and Gulf countries, the cases are coming. If we look at in Kerala or also the trends worldwide, it is looking like that. So we request Government of India to do the testing in the airports. तेलंगाना सरकार की तरफ से संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए 6 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आइसोलेशन में भेज दिया गया है। देश में बढ़ रहे मंकी पॉक्स के केसेस के बीच राहत की बात यह है कि इसका वायरस हवा में नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ छूने से ही संक्रमण फैलता है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स मंकी पॉक्स से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना वायरस से अभी दुनिया का पीछा भी नहीं छूटा कि मंकी पॉक्स ने भारत समेत 80 देशों में दस्तक दे दी और इस संकट से जूझ रहे देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के करीब हो गई है। लेकिन फिर भी यही माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स से जुड़ा संक्रमण हवा से नहीं फैलता है, बल्कि संक्रमित मरीज को छूने या फिर उसके संपर्क में आने से उसके ड्रॉपलेट्स स्वस्थ इंसान में पहुंच जाते हैं। ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक, मुंह के जरिए अच्छे भले व्यक्ति में दाखिल हो जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज को तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए और हेल्दी लोग उससे दूर रहें। अब उपाय के रास्ते को जानने के बाद भी यूरोप के ज्यादातर देश मंकी पॉक्स के तेजी से बढ़ते मामलों से परेशान हैं। मंकी पॉक्स एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो पॉक्सीवरेट फैमिली से ताल्लुक रखता है और अगर आसान शब्दों में हम इसको समझें तो मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है जिसके लक्षण स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक जैसे जरूर होते हैं, पर इलाज के लिहाज से वो कम गंभीर है। साल 1958 में डैनिश प्रयोगशाला में बंद बंदरों में ये वायरस पाया गया था, लेकिन इंसानों में इस वायरस का सबसे पहला केस साल 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 साल के लड़के में देखा गया। हालांकि स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक को टीके के जरिए पूरी दुनिया से साल 1980 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन कई मध्य अफ्रीकी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के केस अब भी पाए जाते हैं, जो अब 80 से ज्यादा देशों में फैल चुके हैं। अब ऐसे में मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए ताकि वक्त रहते उन लक्षणों को हम पहचान सके और उसका इलाज भी हो सके। मंकी पॉक्स के वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को सबसे पहले तेज बुखार आता है। इसके बाद शरीर में चकत्ते यानी कि दाने भी आने लगते हैं। दाने का आकार बड़ा होता है और इसमें पस भी भरती है। कई लोगों को तेज सिरदर्द भी होने लगता है। तो संक्रमण की जद में आने के बाद कुछ मरीजों को मांसपेशियों में भी दर्द की शिकायत महसूस होती है। संक्रमण के दायरे में आने के बाद कई लोग थकावट भी महसूस करते हैं। इस दौरान गले में खराश और खांसी की कंप्लेंट्स भी अक्सर होती हैं और कई लोगों को आंखों में दर्द या फिर धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। वैसे तो इनमें से कुछ समस्या होने पर जरूरी नहीं है कि मंकी पॉक्स ही हो, लेकिन इसी तरह के लक्षण भी पीड़ित मरीज में नजर आते हैं। इसीलिए अगर इस तरह के लक्षण किसी में भी नजर आए तो उसे तुरंत पहली बात तो दूरी बनाएं, क्योंकि ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति को छूने से ही फैलती है और इसकी महामारी के रूप में फैलने की आशंका बहुत कम है। ये कोविड से अलग है। ये संक्रमित मरीज के बहुत करीब जाने से ही होता है और मरीज के कपड़े, जख्म से निकलने वाले पस के संपर्क में आने से ही फैलता है और इसीलिए ये उस स्तर पर खतरनाक नहीं है। तो डरे नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं करें। बस जरूरत है
कि आप अलर्ट रहें, डॉक्टरों की बात माने, उसको सुने, उसको समझें, एक्सपर्ट्स की बात माने और गुमराह बिल्कुल ना हो। और दूसरी बात पर अफवाह बिल्कुल नहीं फैलानी है। तो पहले केरल, फिर दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश का औरैया जिला, जहां एक हफ्ते से बीमार चल रही एक महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। महिला के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें मंकी पॉक्स की जगह चिकन पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। चकत्ते को लेकर हुई एक गलतफहमी की वजह से हड़कंप मच गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर ए के सिंह मंकी पॉक्स के लक्षण और उससे बचाव के रास्ते बता रहे हैं। डॉक्टर ए के सिंह से बात की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि पिछले 21 दिन में उसके द्वारा जर्नी की हिस्ट्री होनी चाहिए कि बाहर से आया है, उन एरिया से, उन 60 से 65 देशों में, अब इस समय 70 देशों की सूची हो गई है, तो उन 60 से 65 देशों के में से ट्रैवल किया गया हो। ट्रैवल करने के बाद में वो आया हो तो पिछले 21 दिन के अंदर यहाँ पे रह रहा हो, तो उसके चकत्ते सबसे पहले चेहरे पे दिखाई देने चाहिए। 98% केस में सबसे ज़्यादा जो चकत्ते आदमी को दिखाई देते हैं वो चेहरे पे होता है और गर्दन पे होता है। तो चेहरे वाला जो सिम्टम है, उसके बाद में गर्दन है, फिर आँख है, फिर हाथ है, फिर तलुए हैं, फिर हाथ में आएंगे चकत्ते। लेकिन खाली चकत्ते होने से मंकी पॉक्स का शक नहीं करना है। मंकी पॉक्स जब सोचेंगे जब इन चकत्तों के साथ में बुखार हो, इन चकत्तों के साथ में सर्दी जुकाम हो, इन चकत्तों के साथ में शरीर में टूटन हो, एकदम हाथ पैर ढीले पड़ जाएं, कमजोरी आने लगे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा हो, इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तब आप एक बार को सोचिए और अपने जिले के किसी भी अफसर को, स्वास्थ्य अधिकारी को, सीएमओ को, सीएमएस को, गांव में हैं तो पास के सीएससी को, आशा को, आंगनवाड़ी को, किसी भी कार्यकर्ता को आप बताएंगे तो तुरंत ये हमारे जो ICCC सेंटर्स बने हुए हैं सारे ज़िले में, वहाँ पे आपका नंबर चला जाएगा, वहाँ से RRT टीम आ जाएगी, लक्षणों को जांचेगी, आपके हिस्ट्री लेगी, पूरा एग्जामिन करने के बाद में फिर उसका सैंपल लेकर के KGMU में भेजा जाएगा, जिसमें पुष्टि होने के उपरांत में इलाज किया जाएगा। इलाज में मेनली हम लोग जैसे कोविड में करते थे कि आइसोलेशन करते थे, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, इसमें भी होम आइसोलेशन प्रीफर करेंगे। अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो एम्बुलेंस से हम शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल में। और इसके लिए पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे कोविड हॉस्पिटल्स थे उनमें 10 बेड मंकी पॉक्स के लिए स्पेशल अलग से आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और वहाँ पे सब पूरी तैयारी के साथ सब लोग हैं। तो डरने की नहीं, बस सावधान रहने की जरूरत है। चलिए रुक करते हैं अगली अच्छी खबर का। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मंदिर की खूबी उसकी भव्यता ही नहीं, निर्माण में कई ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो राम मंदिर को अलग पहचान देंगी। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इंजीनियर्स एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से रामनवमी के दिन जब 12 बजे का वक्त होगा, सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगी और रामलला के मस्तक का अभिषेक करेंगी। क्या है ये तकनीक और ये कैसे मुमकिन होगा, देखिए। हजारों हाथ दिन रात एक सपने को साकार करने में जुटे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, देश का हर हिस्से के लोग इस निर्माण में सहभागी हैं। हर क्षण अनवरत निर्माण हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का। ये निर्माण है भव्य राम मंदिर का। राम मंदिर निर्माण का हर चरण अनोखा है, अद्भुत है। इंजीनियरिंग और तकनीक की ऐसी जुगलबंदी है जिस पर आने वाली पीढ़ियों को भी नाज होगा। लेकिन अब राम भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज आई है।
मंदिर निर्माण में ये इंतजाम किया जा रहा है कि रामनवमी के दिन खुद सूर्य की किरणें रामलल्ला का तिलक करेंगी। यानी आर्किटेक्ट्स एक ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिसके जरिए सूर्य की किरणें मंदिर से होते हुए सीधे गर्भगृह तक प्रवेश करेंगी और रामलल्ला के मस्तक को स्पर्श करेंगी। प्रत्येक रामनवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य देवता सूर्य भगवान की किरणें मंदिर के गर्भगृह में भगवान के मुखारविंद को मस्तक को प्रकाशित करे। इस पर भारत में अंतरिक्ष विज्ञानी काम कर रहे हैं। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के अंदर गर्भगृह तक आती हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भी कुछ ऐसा ही इंतजाम हो, यानी रामलल्ला का सूर्य तिलक हो, इसकी सलाह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी और उसी के मुताबिक आर्किटेक्ट्स इसकी योजना बना रहे हैं। यहाँ पे मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर रहेगा और वो भी थोड़ा दक्षिण की ओर रहेगा, क्योंकि हम अयोध्या में हैं, कर्क वृत्त के ऊपर ही है। तो उसके होते हुए जो यहाँ पे किरण आएंगे वो दक्षिण में आएंगे, तो वहाँ से हम मिरर से उसको डाइवर्ट करके मंदिर के सीधा अंदर ले जाएंगे और उसको लेके उसको हम सीधे लेंस के थ्रू जो हमारी राम जी की मूर्ति रहेगी यहाँ पे रहेगी, तो वहाँ पे उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे साइंटिस्ट में काम में लगे हुए। अच्छा। जिसको हम कह रहे हैं सूर्य तिलक, ये हमारे प्रोजेक्ट का एक उपविभाग है। सोचिए कैसा भव्य दृश्य होगा जब रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे, जो भगवान राम के जन्म का समय माना जाता है, रामलल्ला के मस्तक पर सूर्य की किरणें तिलक करेंगी, उनका अभिषेक करेंगी। मंदिर में इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लेंस के जरिए ये संभव हो पाएगा। अयोध्या के आसमान में सूर्य के गुजरने की दिशा तय करके रामलल्ला के सूर्य तिलक की तैयारी की जाएगी। जो साइंटिस्ट लोगों से बात की है उसे पता चला है कि 19 साल तक उसका पाथ बदलेगा नहीं। तो हम अगर आज से पकड़े तो कोई 19 साल तक जो पाथ पकड़ा है उसके हिसाब से जाएगा। 19 साल के बाद में अगले 19 साल पाथ थोड़ा अलग होगा, उसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, वो लोग आके करेंगे और सेटिंग करने के बाद में उसके बाद में 19 साल और। मंदिर निर्माण की एक और खासियत समझ लीजिए। राम मंदिर परिसर की 70 एकड़ जमीन की भू संरचना कैसी होगी, इस पर भी फैसला हो गया है। ट्रस्ट के मुताबिक 50 एकड़ जमीन पर हरियाली होगी और वहां अलग अलग पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कोशिश यह है कि भगवान राम के समय का वातावरण बनाया जा सके और साथ ही परिसर आध्यात्मिक और अलौकिक रहे। 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा अर्थात 50 एकड़ तक हिस्सा ये हरियाली होगी। इतने बड़े भूभाग पर एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। लगातार पत्थरों के आने, उनको तराशे जाने और स्थापित किए जाने का सिलसिला दिन रात चल रहा है। लेकिन नजर इस बात पर भी है कि संरचना की सुरक्षा कैसी होगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके राम मंदिर को इस तरह बनाया जा रहा है कि इसे बाढ़ या भूकंप से कोई नुकसान न हो, यानी 1000 साल तक ये मंदिर चमकता दमकता रहे। हमने इस फाउंडेशन में CBRI से मिलके आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ये भूकंप के बावजूद भी ये जो पुर्जे है दे विल बी वर्किंग एज ए सॉलिड मास। और इसके होते हुए जैसे नेपाल में 6.5 की रिश्टर स्केल की हुई, उसके भी अगर यहाँ पे ये हो गए भूकंप आगे तो भी ये मंदिर टिके। एक तरफ तेजी से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, दूसरी ओर अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। 2024 में मंदिर निर्माण पूरा करने का संकल्प है। एक तरफ इंजीनियर्स और मजदूर जुटे हैं, दूसरी ओर भक्त अपने आराध्य के मंदिर के लिए प्रतीक्षारत हैं। वो सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के साक्षी हैं। लेकिन कोशिश ये भी की जा रही है कि आने वाली पीढ़ियों को भी रामलल्ला के मंदिर का इतिहास
और उसके निर्माण से जुड़ी हर जानकारी दी जाए। इसके लिए प्रसार भारती राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। और 1528 से लेकर वर्तमान तक का दृश्य हो तब वो परिपूर्ण मानी जाएगी। अपने में समग्र फिल्म समाज में प्यार मोहब्बत बढ़ाए और सही तथ्यों की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को दे, ये हमारा काम है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष, बलिदान और निर्माण की कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण के प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी करा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2024 में तैयार हो जाएगा। भगवान राम के भक्त उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंदन में रहने वाले शिव भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अब लंदन में ही काशी के विश्वनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। नर्मदा से लाए गए शिवलिंग की काशी विश्वनाथ में पूजा करने के बाद उसे लंदन ले जाया जाएगा। सावन के दूसरे सोमवार को काशी विश्वनाथ को जल अर्पित करने भक्तों का जत्था पहुंचा। नाचते झूमते जयकारा लगाते। सावन में शिव की नगरी काशी की छटा ही कुछ और है, लेकिन कमोबेश भक्तों की ऐसी ही भीड़ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ती है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देश के हर इलाके से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि बाबा अब बनारस में नहीं बल्कि लंदन में भी विराजमान होंगे। काशी की तरह ही लंदन में भी बाबा का मंदिर तैयार है। लंदन में रहने वाले भारतीय और भारतवंशियों के लिए ये वाकई बड़ी खुशखबरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, तो आपको बता दें इसे मुमकिन किया है श्री काशी नाटकोटई नगर शत्रम संस्थान ने। नर्मदा से लाए गए 25 किलो के शिवलिंग को काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के तौर पर लंदन ले जाया जा रहा है। ये जो शिवलिंग है नर्मदा से लेके आया है, 25 किलो वेट है। इसको यहाँ 3 दिन पूजा में रखा था, अभी पूजा खत्म हो गया, परसों इसको लेकर लंदन जा रहा है। ये नर्म देवेश्वर शिवलिंग लंदन के शिव मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में मौजूद नंदवनम नाटकोटई के सदस्यों ने शिवलिंग का विधि विधान से पूजन किया। श्री काशी नाटकोटई नगर शत्रम ने दुनिया के कई और देशों में शिव मंदिर बनवाया है, लेकिन ये पहली बार है जब लंदन में काशी विश्वनाथ के तौर पर शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। लंदन में हम लोग जो अपना नाटकोट नगर छत्रम का मेंबर्स है, वहाँ लंदन नगरदार मिलाकर काशी विश्वनाथ मंदिर बना रहा है। शिव भक्तों के लिए उनके आराध्य तो कण कण में विराजमान हैं। महादेव की कहीं भी कैसे भी पूजा की जा सकती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसलिए उसकी अहमियत है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नर्मदा से लाए गए शिवलिंग की पूजा अर्चना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब उसे बाबा विश्वनाथ शिवलिंग के तौर पर लंदन ले जाया जा रहा है। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इकट्ठा हुए कुल डायरेक्ट टैक्स का करीब 37% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है। यानी कहा यह जा सकता है कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला राज्य महाराष्ट्र है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में ही देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से 2014-15 में भी अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर बने। 2017 में अक्षय कुमार ने 29.5 करोड़ का टैक्स भरा था। दरअसल बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों, एड और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिसके चलते उन्हें टैक्स के तौर पर मोटी रकम सरकार को अदा करनी होती है। बॉलीवुड में टॉप टैक्स पेयर्स की बात अगर की जाए तो अक्षय कुमार के अलावा कई सितारे हैं।
जो टैक्स ही नहीं भरते बल्कि कई बार एडवांस टैक्स भी भरते हैं। और सबसे ज्यादा टैक्स भरने में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का नाम कई बार सुर्खियों में रहा है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 70 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था। अमिताभ बच्चन के बाद नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान हर साल करीब 44 करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स भरते हैं। सलमान खान के बाद इस लिस्ट में ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है और रिपोर्ट की माने तो ऋतिक रोशन हर साल करीब 25.5 करोड़ का टैक्स भरते हैं। ऋतिक के अलावा इंडस्ट्री के बादशाह किंग खान भी टैक्स भरने में आगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्मों और एड्स से कमाई करने वाले शाहरुख खान हर साल 22 करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स देते हैं। अक्षय कुमार और सलमान, शाहरुख खान ये सभी करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन कमाई के अलावा इन सितारों की कई इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, यानी कि ये बड़े सितारे कई प्रोडक्शन हाउसेज और कंपनियों में निवेश भी करते हैं। और ऐसे में करदाताओं को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल टैक्स करदाता, यानी ऐसा करदाता जो केंद्र सरकार लोगों की आय से कर लेती है, इनको उस लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा निवेश और उन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। आयकर से होने वाली कमाई को सरकार अपनी गतिविधियां, निधि और जनता की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करती है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है और ये किसी प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड या अनलिस्टेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा होता है। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स दो तरीके से टैक्स देते हैं। एक तो क्योंकि एक्टिंग करके कमाई करते हैं इंडिविजुअल नाम से, तो पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं वो। दूसरा, कुछ एक्टर्स ने अपनी कंपनियां बना रखी हैं जिसमें वो प्रोडक्शन या और काम करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। बहुत खुशी की बात है कि एक इतने बड़े स्टार ने इतनी हैवी अमाउंट पे इनकम टैक्स दिया है। इससे फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन होता है कि फिल्म इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी की तरक्की में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। साथ ही साथ क्योंकि देश का आम आदमी फिल्म स्टार से मोटिवेटेड रहता है, तो देश का आम आदमी भी इंस्पायर होगा और ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स भरने के लिए प्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा। केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। ये फैसला देश की अनगिनत ऐसे बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में सिर्फ अपनी मां का नाम ही बता सकते हैं, यानी जिनके पास सिर्फ मां का नाम है, पिता का नाम नहीं है। अब ऐसे बच्चे जन्म प्रमाण पत्र या फिर दूसरी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हक के साथ अपनी मां का नाम लिख सकते हैं। कोई इस पर आपत्ति नहीं जता सकता। केरल हाईकोर्ट ने इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अविवाहित माताओं और रेप पीड़िताओं के बच्चे इस देश में निजता, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ अपनी मां का नाम शामिल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पीवी कुनिकृष्णन ने एक आदेश में कहा है कि एक अविवाहित मां का बच्चा भी इस देश का नागरिक है, कोई भी उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि कोई उनके निजी जीवन में दखल देता है तो इस देश का संवैधानिक न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंगल पेरेंट्स के रूप में सिर्फ मां का नाम दर्ज कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यों को अपनी पहचान और गोपनीयता का खुलासा किए बिना अन्य नागरिकों के सम्मान, सभी प्रकार के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। अविवाहित माताओं और बलात्कार पीड़ितों के बच्चों को दस्तावेजों में केवल मां का नाम रखने की अनुमति कई मायनों में अहम है। केरल हाईकोर्ट के इस अद्भुत फैसले की बारीकियों को समझा रहे मेरे सहयोगी संजय शर्मा। अब भारत में कई ऐसे लोग होंगे जिनका लालन पालन उनके माता या पिता में से किसी एक ने किया है, या तो किसी वजह से माता पिता अलग रहते हैं, या विवाह विच्छेद हो चुका है, या विवाह विच्छेद होने के बाद बालक का जन्म हुआ है या बालिका का जन्म हुआ है, तो ऐसे में उसके जन्म प्रमाण पत्र में कोई जरूरी नहीं कि पिता के नाम का कॉलम भरा ही जाए, सिर्फ मां का नाम ही काफी।
केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने एक नजीर हो गई है, यानी उस फैसले के बाद अब ये पुख्ता हो गया है कि सिर्फ मां का नाम लिखने से भी चलेगा। जस्टिस पी.वी. कुन्नुस्वामी, उन्होंने जो फैसला दिया है, उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि महाभारत की कहानी में देखिए, कर्ण, उसे ये पता नहीं था कि उसके माता या पिता कौन है, लेकिन इसके बावजूद जब बाद में पता चला तो सिर्फ ये पता चला कि वो कुंती पुत्र है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उसके पराक्रम को जानती है। हाई कोर्ट का ये साफ कहना है कि सिर्फ पितृसत्तात्मक समाज होने से काम नहीं चलेगा, मातृसत्तात्मक समाज अपने आप में काफी है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया था, जब एक मशहूर अभिनेत्री की बिटिया का पासपोर्ट बनाने का मामला आया। अब जब उसके विवाह विच्छेद तो नहीं हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे थे, ऐसे में पासपोर्ट के फॉर्म पर सिर्फ मां का नाम जाए या पिता का नाम कैसे जाए, इसको लेकर विवाद हुआ। कोर्ट ने साफ कर दिया है, अपने फैसले में ये बता दिया है कि मां का नाम अपने आप में काफी है। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हर जगह माता और पिता दोनों का नाम लिखा जाए। जो बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, अभिभावक का नाम होना जरूरी है, यानी मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक से ज्यादा जरूरी है अभिभावक सत्तात्मक समाज बने, ताकि जो बच्चे का पालन पोषण कर रहा है उसका नाम अपने आप में काफी होना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार जनरल को भी आदेश दिया है कि वो सिर्फ ये प्रावधान करें कि सिर्फ बच्चे की मां का नाम भी अगर लिखा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए, उसमें कोई नानुकुर नहीं चलेगी। सावन के दूसरे सोमवार पर भी कांवड़ियों ने अलग अलग रंग में अपनी भक्तिमय यात्रा को खास बनाया। इस दौरान कई जिलों में राहत शिविर बनाकर उनका ध्यान रखा गया। जिले के पुलिस कप्तान हो या फिर जिलाधिकारी, सभी कांवड़ियों की सेवा में तन मन से जुटे हुए हैं। अद्भुत, विहंगम, विराट, ये शब्द छोटे पड़ जाएंगे भक्ति के इस भव सागर के लिए, जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ियों की भीड़ से हरिद्वार की धरती मानो भगवा रंग से भीग चुकी है। 2 साल बाद कांवड़ियों को हरिद्वार आकर गंगा जल लेने का सौभाग्य मिला है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। हरिद्वार के हाईवे से लेकर हर की पौड़ी में शिव भक्तों की बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। अब तक तकरीबन 2 करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार में आकर गंगा जल भरा है और पूरे सावन इसी तरह से कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर भोले के भक्त पूरे जोश में हैं। बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ रहे कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ा जा रहा है। तस्वीरें यूपी के जिला सहारनपुर की हैं, जहां आपसी सौहार्द का रंग देखने को मिल रहा है। सड़क से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल का बंदोबस्त किया है, जो कांवड़ियों की सेवा में जुटे हुए हैं। राह से गुजरने वाले कांवड़ियों को पानी का बोतल दे रहे हैं, ताकि लंबी दूरी तय करने वाले कांवड़ियों की भक्ति में कोई अड़चन न आए। हमारी टीम और हमारी कंपनी के मिलकर, विलेज हैंडीक्राफ्ट के बंदे मिलकर हम सब एक छोटा सा कावड़ के लिए हमने सबने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जिससे सेवा हम कर सकें अच्छे से और एक अच्छा मैसेज बनाना चाहते हैं कि सब हम मिलके, हिंदू मुस्लिम भाई मिलके सब एकजुट हो गए हम साथ चलें, देश को लेकर साथ चलें। और बाकी यहाँ में इंडिया को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया के, जहाँ जहाँ पे भी कावड़ चल रहा है हमारा, सब लोग वहाँ पे मिलजुल के रहें और अच्छे से सब रहें। जो आज कावड़ की ये यात्रा निकल रही है, तो इसके लिए हमने खाने पीने का उनके लिए सामान लगाया है और हमारी पूरी टीम फर्नीचर कैफे की एक साथ इकट्ठी हुई है और सब साथ मिलके सेवा में लगे हुए हैं। शहर शहर कांवड़ के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। महादेव की भक्ति में डूबे कांवड़ियों के लिए कल का दिन बेहद खास है। आज सावन का दूसरा दिन और कल शिवरात्रि है, जिसकी धूम चारों तरफ है। अब ये तीसरी तस्वीर जिला अमरोहा की है,
जहां राह से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। क्या जनता, क्या पुलिस, कप्तान और क्या जिलाधिकारी, सभी कांवड़ियों के सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। हर कांवड़िए का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ियों के रूप में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इन्होंने बहुत ही त्याग किया है और यहाँ से जा करके और हरिद्वार से ये पैदल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार कल से चल रहे हैं ये। तो आज हमारी नगर पालिका परिषद अमरोहा की तरफ से जो ये स्वागत का कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये। और पुष्प वर्षा भी की गई है और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। राहत शिविर में कांवड़ियों के आराम करने का प्रबंध किया गया है। थके हारे कांवड़ियों को पानी पिलाने के साथ नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है ताकि शिव भक्तों के उत्साह में कोई बाधा न आए। सहारनपुर से अनिल, अमरोहा से बीएस आर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।